नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से प्रसारित किए जा रहे आज की बात कार्यक्रम में मैं कुलदीप हेरान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है संपूर्ण भारत में, और इसी उपलक्ष्य पर हम अपने सभी इंजीनियर दर्शकों को और प्रशिक्षुओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ आज की बात का जो एपिसोड है वो भी इंजीनियरिंग जगत से जुड़े कुछ एक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि भारत के एक होनहार युवा इंजीनियर जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। स्वागत करते हैं इस स्टूडियो में डॉक्टर मनीष कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बात कार्यक्रम में आने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे चारों ओर ये मशीनरियाँ, ये तकनीकें, ये सुख सुविधा के सभी साधन हमें आप जैसे लोगों की मेहनत और वैज्ञानिकों के जितने भी इस संदर्भ में किए गए शोध इत्यादि है उनका ही ये सब परिणाम रहता है। तो सबसे पहले हम आपको भी ये शुभकामना देना चाहेंगे इस दिवस की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं आपके बारे में कि आपने अपने शिक्षा का कार्य कैसे किया, इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान कहाँ से आया, और कृपया हमारे दर्शकों को ये सब बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन आपने मेरी की, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो हिमाचल प्रदेश में मंडी ज़िला में ही हुई है। मैंने अपनी 10वीं वहाँ से पास की है अपने गांव के स्कूल में ही। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रोहडू से डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तत्पश्चात उसके बाद मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही एचपी एफिलेटेड कॉलेज से। एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है एनआईटी हमीरपुर से। एनआईटी हमीरपुर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच में। तो आफ्टर बीटेक एक गेट एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करके आप मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं विद फुल स्टाइपेंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की से उत्तीर्ण की है। एंड उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में भी रहा, वहाँ पे एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर था। एंड उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी टेक्नोलॉजी नॉर्वे में जॉब प्राप्त हुई एंड वहाँ पे मैं एज ए वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत था। तो मैंने वहाँ पे भी कार्य किया। एंड उसके बाद मेरी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इस दौरान मुझे कई स्कॉलरशिप मिली। तो मुझे हिमाचल प्रदेश से भी स्कॉलरशिप मिली है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। एंड मुझे यूरोपियन यूनियन से फेलोशिप मिली ड्यूरिंग माय पीएचडी टेन्योर। तो मुझे उस दौरान यूरोप जाने का मौका प्राप्त हुआ, पोलैंड, जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक। एंड उसी टाइम मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ताइवान से भी स्कॉलरशिप मिली थी, तो चाइना और ताइवान का दौरा भी किया। एंड जब तो मैंने खुद जॉब की नॉर्वे में, तो मुझे काफ़ी देशों में का भ्रमण करने का मौका मिला। लगभग 10-15 देशों में मैं भ्रमण किया है अपने इंजीनियरिंग के जो दौरान। तो इस तरह मुझे काफ़ी अनुभव मिला। और रुचि की आप जहाँ बात करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप हालांकि आप सभी जानते हैं कि जब आप बाल अवस्था में होते हैं, बाल अवस्था में, तो सभी पेरेंट्स का रहता है कि हमारे बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। हालांकि स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा ही था कि पेरेंट्स की इच्छा थी, और हम तो पेरेंट्स की सभी आदर करते हैं, जो चाहते हैं हम करना चाहते हैं। तो उसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने इंजीनियरिंग की। बट मेरा जो मेजर जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो मास्टर्स में डेवलप हुआ। मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर एस चंदेल। उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरा रिसर्च कैरियर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, उनके छत्र छाया में चलते गए आगे, और उन्होंने हमें उनका आशीर्वाद रहा तो हम आगे तक बढ़ते रहे। तो इस तरह ये मेरा आप कह सकते हैं कि अनुभव रहा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। जी। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त आप हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप अपने इस करियर के पूरे एक छोटा सा आपकी उम्र के हिसाब से ही मैं कह पा रहा हूँ, आपकी उम्र के आधार पर ही कह पा रहा हूँ, इतने कम उम्र में आपने इन बड़े बड़े अनुभवों को आपने जी लिया है। इस वक्त आप अपने जीवन में कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि मैं अभी काफ़ी प्रसन्न हूँ अपने जीवन से।
मुझे भगवान ने काफ़ी मौके दिए हैं। बीइंग ए इंजीनियर मैं आई बिलीव इन गॉड, तो हम हिमाचली हैं और हिमाचल के लोग, हम देवभूमि है, तो मैं भी देवी देवताओं में विश्वास रखता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे माता पिता और गुरुजनों और भगवान का आशीर्वाद काफ़ी रहा, जिस वजह से मुझे काफ़ी घूमने का मौका मिला, दुनिया देखने को मिली और अलग अलग तरह के अनुभव मिले और इंजीनियरिंग के नए नए आयाम देखने को मिले, कैसे दुनिया काम करती है, क्या बाहर कितनी डेवलपमेंट है और इंडिया भी कहाँ स्टैंड करता है। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो कह सकता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा आशीर्वाद और सब गुरुजनों का मिलजुल के ये सब मुझे मिला। जी, चलिए डॉक्टर साहब, तो अब फॉर्मली हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप आज के इस दिन के बारे में, जो कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में 15 सितंबर, इसके बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी ज़रूर। चूँकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो ये तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं बढ़ चढ़ के इसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊँ। तो चूँकि जो इंजीनियर्स डे है ये आप 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत नहीं, इसके अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। ये जो इंजीनियर्स डे है, नेशनल इंजीनियर्स डे, ये हमारे एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर जो बोल सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। उनको भारत के सबसे महानतम इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से आज हम अपने भारत अपने आप को गौरवशाली समझता है। जब वो मात्र, आई थिंक, मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ, जब वो मात्र शायद 34 वर्ष के थे, तब शायद जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक इंडियन इरिगेशन कमीशन बना था, उस टाइम वो उस कमेटी के हिस्सा थे। तो उस टाइम ब्रिटिश इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इरिगेशन की कोई समस्या का हल किया जाए, तो वो उस कमेटी में थे। तो उस टाइम उन्होंने शायद उनकी ये जीवनी में लिखा गया है कि उन्होंने ऑटोमेटिक वियर वाटर फ्लड गेट्स बनाए, जो कि पानी को रोकते थे, बांध में रोकते थे, डैम में रोकने का काम करते थे, जिस पानी को आप इरिगेशन में यूज़ करते थे। तो इस तरह उनकी एक एग्जाम्पल है उनके, जो प्रणाली उन्होंने डेवलप की थी, ये उनका पेटेंटेड सिस्टम है, जो कि बाद में विश्व में कई लोगों ने इसका यूज़ किया। तो आज भी इसका यूज़ करते हैं और दुनिया भर में इसको सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो दुनिया इसका लोहा मानती है। और उस टाइम के अधिकारियों ने भी श्री एमबी सर, जिनको शॉर्ट में एमबी सर भी कहते हैं हम, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर को एमबी सर का लोहा माना। और उसके बाद वो मैसूर के दीवान भी रहे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, अपितु इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में और ब्रिजेस में बहुत उनका बड़ा योगदान है। वो बाद में चीफ इंजीनियर भी रहे मैसूर के। तो इस तरह उनका योगदान है, जिसकी वजह से इंजीनियर्स डे को मनाया जाता है। पर हालांकि इसके अलावा आप मुझसे पूछें कि इंजीनियर्स डे का और क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप मान सकते हैं कि आज के दौर में इंजीनियर्स डे हम हर साल मनाते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें टुवर्ड्स द इंजीनियर्स की, और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंजीनियर्स के प्रति एक सम्मान है। जो इंजीनियर्स ने भारत के लिए किया या पूरे विश्व के लिए किया, उनके प्रति एक सम्मान है। तीसरा, आप कह सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग सेक्टर में जो नए हमारे युवा आ रहे हैं, उनको इसके प्रति रुझान हो, ताकि वो भी इसको एज ए करियर ऑप्ट करें। तो इस तरह आप ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जिनको हम हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं, और ये इस तरह की हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इनोवेशन भी प्रमोट करते हैं इसी के थ्रू। क्योंकि तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई इतिहास की और उसके परिदृश्य की, लेकिन परिदृश्य जो है आज वर्तमान की अगर हम बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र का, क्या अस्तित्व है इस वक्त? जी ज़रूर, अस्तित्व तो इंजीनियरिंग का हमेशा से ही रहा है, जब से ये दुनिया है, और अब आगे भी रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं भारत और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी एडवांस होती है, बहुत एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, और हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब डे टू डे लाइफ में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ पे इंजीनियर्स का रोल आता है कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरह आप मैनेज करें, किस तरह आप अफोर्डेबल बनाएं, और किस तरह आप ये एक सिक्योर सिस्टम हो आपके लिए। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में इसका काम आता है। दूसरा, आप कह सकते हैं इनोवेशन भी, जहाँ पे इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप नई नई तकनीक देख रहे हैं, तो इंजीनियर्स नई नई तकनीक डेवलप करते हैं, उनमें भी इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्टार्टअप कल्चर लाते हैं। तो जितने भी आप नए स्टार्टअप देखते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स ही डेवलप करते हैं।
तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का रोल आता है। आपका मेक इन इंडिया कंसेप्ट है जो कैंपेन भारत सरकार ने चलाया था, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसको साकार करने में भी इंजीनियर्स का बड़ा रोल है। आप देख सकते हैं कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे, और उसके लिए हमें एक स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत है ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, तो वहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स की बड़ी ज़रूरत है ताकि हम कॉस्ट को कट कर सकें और वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो। और स्पेस सेक्टर में आपने इसरो के बारे में सुना, हम चांद पे पहुंच गए, चंद्रयान आपने काफ़ी चर्चा में रहा। DRDO हमारा एक जो रक्षा के क्षेत्र में एक हमारा संस्थान है, DRDO हुआ, इसरो हुआ, इस तरह के सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम हैं जिससे आप आज के परिप्रेक्ष्य में इंजीनियरिंग को रेलेवेंस आप उसकी समझ सकते हो। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि आधुनिक जो इंजीनियरिंग का ये युग है, इसमें चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो किन किन चुनौतियों का जो है इंजीनियर्स को सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियाँ तो हर जगह रहती हैं और इंजीनियर्स के लिए भी चुनौतियाँ हैं। अब आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, रैपिड इसमें आप कह सकते हैं चेंज आ रहा है। पहले होता था कि टेक्नोलॉजी में बहुत स्लो चेंज आते थे। आपने देखा होगा कि 1991 में पहले नॉर्मल हमारे पास जो वायर वाले टेलीफोन आए, फिर बाद में वायरलेस फ़ोन आने के लिए, मोबाइल जिसको आप बोलते हैं, उसको आने में काफ़ी समय लगा, 10-15 साल का समय लगा, और स्मार्टफोन आने में भी काफ़ी समय लगा। पर अब जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो विद इन 5 ईयर आ रहे हैं, विद इन 5 to 3 ईयर 4 ईयर, इस तरह चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको अपने आप को रेलेवेंस रखनी है तो आपको अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको अपने टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। एक चैलेंज है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हम जितना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उससे आपको पता है हमारा क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। तो अगर हम जो भी हम कंस्ट्रक्शन करें वो एक सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो आप इस तरह से एक चैलेंज ले सकते हो। और तीसरा आपका चैलेंज आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही। टेक्नोलॉजी जब आपके लाइफ का हिस्सा बन जाती है, तो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हो, तो आपका डाटा प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, आपका हम दिन रात अपने इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और IT हब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, IT हब में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। हम डॉक्टर साहब, इंजीनियरिंग क्षेत्र वैसे तो काफ़ी व्यापक सा क्षेत्र है, लेकिन अगर ऐसे में हम आज के युवा छात्रों की अगर बात करें, प्रशिक्षुओं की अगर बात करें, तो उनका झुकाव किस स्ट्रीम की तरफ इंजीनियरिंग की ज़्यादा रहता है और उसके क्या कारण हो सकते हैं? आप अगर आज की बात करें तो आज के समय में बहुत सारे बच्चे CSC IT, जिसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप ब्रांच बोलते हैं, उस तरफ बच्चों की बहुत बड़ी एक होड़ लगी है जाने की। बिना सोचे समझे जो उनके परिवारजन हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे IT और CSC में एडमिशन लें, क्योंकि वो अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बच्चे का करोड़ रुपए का पैकेज लगा। ये आमतौर पे IT और CSC के जो ब्रांच है उसमें मिलता है कुछ बच्चों को, सभी को नहीं मिलता, पर कुछ बच्चों को मिलता है। तो जिस वजह से परिवारजन चाहते हैं कि उनके बच्चे इसी ब्रांच की तरफ जाएँ, परंतु वो भूल जाते हैं कि बाकी कोर इंजीनियरिंग, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है भारत की डेवलपमेंट में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो आप ब्रिज नहीं बना पाएंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको स्किल्ड लेबर की कमी हो जाएगी। अगर आप इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम नहीं करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो स्मार्ट ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, उनको डेवलप करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें कोर इंजीनियरिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज ये एक होड़ लगी है जिसकी वजह से भविष्य में ये हो सकता है, आप डिमांड सप्लाई कंसेप्ट समझते हैं, जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारे बच्चे CSC IT में जा रहे हैं वहाँ पे बेरोज़गारी आने के चांसेस हैं। और मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा इसमें, क्योंकि आज की इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ओवरऑल एक रुझान थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह शायद एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है। क्योंकि अमेरिकन मॉडल है जो प्राइवेटाइजेशन मॉडल को अडॉप्ट करता है, जबकि आप यूरोपियन मॉडल को देखेंगे तो वो फिर भी अभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे। पर ये हुआ कुछ ऐसे कि 20-30 साल पहले सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई। अमेरिकन मॉडल सक्सेस था क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी और रेगुलेटरी बॉडीज़ ने बहुत अच्छे से काम किया, पर भारत में रेगुलेटरी बॉडीज़ का थोड़ा सा इसमें काम करने का अभाव रहा, जिस वजह से प्राइवेटाइजेशन ने इंजीनियरिंग का जो क्वालिटी एजुकेशन थी उसको थोड़ा गिरा दिया, स्तर गिरा दिया। मैं एक डाटा देख रहा था, नेस्कॉम का डाटा, उसमें
भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख जो बच्चे हैं वो जॉब ले सकते हैं, बाकियों को जॉब नहीं मिलती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, जो हमारी एक स्किल्ड फोर्स है उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। आप कह सकते हैं स्किल्ड भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइवेट 90% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ये बच्चे बाद में जॉब लेने लायक नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर में, जिसको मुझे लगता है सरकार को जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ये मालूम पड़ा कि सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग में एक भूमिका रखती है। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या और इसके क्या बेसिस हैं, क्या आधार हैं? जी, सस्टेनेबिलिटी अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो आम भाषा में इसको इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब आप किसी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, जो आपकी नीड है ह्यूमन की वो नीड पूरी होनी चाहिए, साथ में जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो भी रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं उसको आप पूरी तरह से उसको आप कंज्यूम कर लो और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि आप जो भी रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ करें, उनको आप एक बैलेंस्ड फॉर्म में यूज़ करें, ताकि आप तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें ही, पर साथ में जो आपकी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहें। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें सस्टेनेबिलिटी में जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ सकता है, सोशल सस्टेनेबिलिटी आ सकता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ सकता है। अब आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें बात आ जाती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। अगर आप जिस तरीके से आज हम एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लगता नहीं है ये हमारी अगली पीढ़ियों तक बच पाएंगे। और जिस तरह से उनको एक होड़ मची है रिसोर्सेज को यूज़ करने की बहुत फास्ट तरीके से, जिससे हम क्लाइमेट को भी बहुत बड़ा एक डैमेज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो एक अच्छे तरीके से वेलबींग उनका मेंटेन हो पाएगा। तो हमें इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जब आ जाती है बात, अब मैं बात करता हूँ सोशल सस्टेनेबिलिटी की, यहाँ पे बात आती है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसका एक इक्विटेबल तरीके से यूज़ हो पाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, रेस एंड एक इनकम। मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो सबके लिए वो अवेलेबल रहें। एंड बात आ जाती है उस पर हेल्थ एंड वेलनेस की। जब आप इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, कि जितने भी हमारे यहाँ पे जनता है सबको यूनिवर्सल तरीके से एक सेम टाइप का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एंड जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, तो यहाँ पे बात आ जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। जितने भी हमारे लोग हैं सबके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बट विद इन बैलेंस्ड फॉर्म, ना कि बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होना चाहिए। तो इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को। जी डॉक्टर साहब, आधुनिक जो युग है ये विकास का युग माना जाता है, और इसमें चाहूँ और जो है विकास ही विकास देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो सस्टेनेबिलिटी को इंजीनियरिंग से कैसे कोरिलेट किया जाए और कैसे जो है सस्टेनेबिलिटी हासिल की जाए इंजीनियरिंग के माध्यम से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। अब आप जैसे मैंने बात करी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जब बात आ जाती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो आप जानते हैं कि हम जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अभी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम एक होड़ मची है जिनका यूज़ करने की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे इंजीनियर्स जो हैं एक रोल प्ले कर सकते हैं कि किस तरह वो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें जहाँ पे वो वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। और आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप क्या बोलते हैं डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब बात आती है सोशल सस्टेनेबिलिटी की, तो आप इंजीनियरिंग वहाँ रोल प्ले कर सकती है कि वो हेल्थ और इस तरह के डिवाइसेस क्रिएट कर सकती है जो सबके लिए अफोर्डेबल हो और फ्री टू सबके लिए अफोर्डेबल हो, ताकि हर इंसान उसको यूज़ कर सकता है। अब बात आती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, वहाँ आप क्या बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि वो कंजप्शन और आपकी प्रोडक्शन के बीच में एक ट्रेड ऑफ रहे, ना कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो। जी डॉक्टर साहब, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, यानी हिंदी में इसे अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अक्षय ऊर्जा है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को ठीक से बताएं कि अक्षय ऊर्जा क्या है और इसके कौन कौन से जो स्रोत है जिन्हें हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है या सदुपयोग करने की ज़रूरत है। जी, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो अक्षय ऊर्जा, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी
जब आप एनर्जी जो आप हार्नेस करते हो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज से, जो आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं पर टाइम टू टाइम वो रिफ़िल हो रही है। मैं आम भाषा में कह रहा हूँ कि आप उसको कंज्यूम तो कर ही रहे हैं पर एट द सेम टाइम वो रिफ़िल भी हो रहे हैं। अनलाइक जो आपके फॉसिल फ्यूल है, लाइक आपका ऑयल है, कोयला है, जब आप कोयला और ऑयल को यूज़ करते हैं वो एक लिमिटेड उनका एक रिज़र्व है उनका, तो वो कभी ना कभी वो ख़त्म होंगे। पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका सूर्य है, हवा है, ये आप जब चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको आम भाषा में आप रिन्यूएबल एनर्जी से परिभाषित कर सकते हैं। इनसे जब आप एनर्जी हार्नेस करोगे सूर्य से, सूर्य की ऊर्जा से, आप हवा से, जब आप उनसे आप एनर्जी को हार्नेस करोगे तो उसे आप रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। इसमें आपके जो सोर्सेज आते हैं, सबसे पहले आप सोलर एनर्जी कह सकते हैं। सोलर एनर्जी तो हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, दुनिया में हर कोने में ये अवेलेबल है। इसको आप सोलर फोटोवोल्टिक, जो सोलर आपने छतों पे देखे होंगे जो पैनल्स लगे होते हैं ब्लू कलर के, उनको आप सोलर पीवी कहते हैं, या सोलर थर्मल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने घरों में सोलर हीटर लगाए होते हैं पानी को गर्म करने के लिए, इस तरह आप सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। जब अब बात आती है विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी जो आपकी विंड होती है, हवा होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप हार्नेस कर सकते हैं और आप पवन चक्कियों के थ्रू उस एनर्जी को हार्नेस करके आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी एक सोर्सेज हैं। थर्ड आता है आपका बायो एनर्जी। बायो एनर्जी हमारे पास जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, या फिर हमारे जंगलों में कई बार आपके जो ट्रीज़ होते हैं उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट नीचे गिरता है, उनको यूज़ करके आप बायो फ्यूल बना सकते हैं या बायो ईंधन जिसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा साधन है उपयोग करने का। उसके अलावा टाइडल एनर्जी जो हम बोलते हैं, टाइडल एनर्जी जिसमें आप, हमारे यहाँ हिमाचल में तो ओशियन नहीं है, जहाँ पे समुद्र होता है, वहाँ पे जो समुद्र में जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, उसके थ्रू भी आप हार्नेस कर सकते हैं। पर हिमाचल में जियोथर्मल है। आप मणिकर्ण जाओगे, तत्तापानी जाओगे, वहाँ पे आपने देखा होगा गर्म पानी के चश्मे हैं, तो वो उसको आप जियोथर्मल एनर्जी जो इंटरनल हीट होती है अर्थ की, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, भारत जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों की मैं बात हवाला देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, भारत जो है विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को सेटअप करने में, यानी कि अक्षय ऊर्जा को स्थापित करने में भारत विश्व के चौथे पायदान पर है। एक ऐसा देश जो अभी विकासशील है लेकिन चौथे पायदान पर है। तो क्या इसी का हवाला देते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी संभावनाएं मौजूद होंगी जहाँ पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है या किया जा रहा है? जी ज़रूर, हाँ, आपने सही कहा। इस टाइम हमारा जो भारत है चौथे पायदान पे है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्शन दोनों में हम चौथे पायदान पे हैं। अगर आप अभी का डाटा देखें तो अगर MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी वेबसाइट से अगर आप डाटा देखें तो वहाँ पे आप पाते हैं कि अभी इंडिया ने 2022 के अंत तक 160 गीगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी से करता है, जो कि आपका 40% है टोटल प्रोडक्शन का। अब आप बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में आपका हिमाचल सरकार भी खुद इस पे कार्य कर रही है। हिमाचल सरकार का भी जो टारगेट है कि 2024 तक वो 500 मेगावाट इससे प्रोड्यूस करेंगे। बट इसमें फ्यूचर में हिमाचल सरकार कार्य कर सकती है, जैसे कि आपका सोलर एग्रो PV लगा सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत है तो वहाँ पे सोलर ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड बायो ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स बना सकते हैं बायोमास से। तो इस तरह, और इसके अलावा वाटर हीटिंग कर सकते हैं और सोलर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हिमाचल इसमें आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि हिमाचल का अगर आप सोलर का पोटेंशियल देखें वो 33,000 मेगावाट है। तो अभी तो हम 500 मेगावाट की बात करें तो काफ़ी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। जी डॉक्टर मनीष कुमार जी, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। कोशिश करेंगे कि आपसे फिर किसी अगले एपिसोड में हम इसी विषय पर या इससे जुड़े अन्य विषयों पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आज हमारे एक छोटे से आग्रह पर आपने आकर के हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारे दर्शकों को ये ढेर सारी जानकारी पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की बात का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।